चलिए शुरू करें। देखिए, जैसा आपको याद हो, हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ी थी जनरल एंट्री। उस दिन आपको जनरल एंट्री के बारे में बात हो रही थी। तो जैसे बताया गया था कि हाँ भाई, जर्नल एंट्री के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमने आपको बताया कि हर एक व्यवसायी संगठन जो होगा वो क्या करेगा, लेन देन करेगा। लेन देन के करने के बाद वो क्या करता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि मूल प्रपत्र के आधार पर लेखा करने की कोशिश करता है। अब उन पर जब लेखा करेगा तो लेखा करने के लिए वो कहाँ करेगा, रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के लिए होती है प्राइमरी बुक्स, प्रिंसिपल बुक जिसे बोलते हैं, यानी कि मूल प्रविष्टि के लेखे। मूल प्रविष्टि मतलब जहाँ पे प्रारंभिक लेखे किए जाएंगे। उसी का हमने क्या नाम बताया था, पहला सबसे नॉर्मली गलती ना हो इसलिए लोग क्या करते हैं, मेमोरेंडम बुक बनाते हैं, स्मरण बही जिसे हम बोलते हैं, स्मरण बही बनाते हैं। और उसमें से साफ साफ फिर किस में लिखते हैं, जर्नल में। इस केस में हमने बताया था कि जो प्रारंभ ओरिजिनल एंट्रीज होंगी, जो ओरिजिनल एंट्रीज होती हैं उन्हें हम दो तरीके से देखते हैं। या तो हम इसकी एंट्री किस में करेंगे, जर्नल में कर लेंगे, या किस में कर लेंगे, सब्सिडरी बुक्स में कर लेंगे। अगर छोटा व्यापारी है जिसके लेन देन कम है, वो किस में कर लेगा, जनरल में। और अगर व्यापार बड़ा है, लेन देन ज्यादा होते हैं, तो क्या कर ले, सब्सिडरी बुक्स में कर ले। उस दिन हमने जो बात करी थी, हम किसके बारे में बात करी थी, जनरल के बारे में। तो अभी हम जनरल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जर्नल में एंट्री करने को क्या बताया था हमने आपको, कि जर्नल में एंट्री करने को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। और जर्नलाइजिंग मतलब लेखा करना, एंट्री करना मतलब। अब जर्नलाइजिंग के अंदर, यानी कि लेखा करने के अंदर, अगर आप देखें तो हमने उसमें एंट्री के बारे में बात करी थी, और इन एंट्री करने का कुछ रूल बताए थे। याद है रूल ऑफ जर्नलाइजिंग, जिसके लिए हमें पढ़ना होता था खाते कितने प्रकार के हैं, खाते देखे थे हमने, खातों के नियम पढ़े थे हमने। नियम पढ़ने के बाद ये बात हुई थी कि भाई रूल ऑफ जर्नलाइजिंग करने के लिए कुछ एंट्री तरीके बताए थे कि ऐसे ऐसे डेबिट या क्रेडिट करेंगे। परफॉर्म ऑफ जर्नल बताया था, मतलब जर्नल का परफॉर्म कैसा होगा, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट जो था एलएफ अमाउंट, अमाउंट यानी कि 5 खाने होंगे। पेपर में कहीं पूछ लेता कि जर्नल में कितने खाने होते हैं, 5। उसी में एंट्री के बारे में बात चल रही थी। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे, कुछ जर्नल एंट्री की बात करेंगे कैसे कैसे करनी है। ठीक है, अब एक बार देखिए, नॉर्मली उस दिन जब हम एंट्री कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी एक एंट्री अगर एक बात करें, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 5000 रुपीज। आपने क्या करा, आपने बिजनेस शुरू करा 5000 रुपये के साथ। तो क्या एंट्री करते हैं हम इसके अंदर, ये देखो इससे कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। भाई अगर आप व्यापार शुरू करेंगे 5000 रुपये के साथ, तो क्या क्या खाते प्रभावित होंगे, दो चीजें। एक तो व्यापार में क्या आएगा, कैश आएगा। और कौन दे रहा है ये पैसा, ओनर, मालिक। मालिक ही तो लगा रहा है। और जो मालिक पैसा लगाता है बिजनेस में, उसे क्या बोलते हैं हम, जो मालिक पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं हम, पूंजी, कैपिटल लगाते हैं। तो इसका इसमें दो चीजें प्रभावित हुई, तो क्या, कैश, और एक क्या हुआ है, कैपिटल। अब व्यापार में कैश आया या गया वो देखेंगे, कैपिटल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज हमने बताई थी, पहले पहचानिए कि कौन सा अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश एक संपत्ति है। और संपत्ति कौन सा अकाउंट होता है, रियल। ओनर मतलब व्यक्ति, कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, बताया था। अब बात आती है ये रियल का फॉर्मूल, रियल का रूल क्या था। हाँ, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। और पर्सनल का नियम क्या था, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। अब ये कैश आया है गया है, एंट्री किसकी बनाते हैं हम हमेशा, व्यक्ति की या व्यवसाय की। तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, व्यवसाय के हिसाब से। हमें किसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। देखो, मालिक ने पैसा दिया, मुझे इससे मतलब नहीं है, उसके पास आ रहा है जा रहा है, मुझे उसके वो थोड़ी ना खाते बना रहा हूँ मैं, खाते किसके बना रहा हूँ, बिजनेस के। तो आप बताओ, बिजनेस में पैसा आ रहा है जा रहा है, बिजनेस में पैसा आया, यानी कि रियल में ये पैसा हमें रिसीव हुआ है। और इसका नियम क्या है, अगर पैसा मिला तो डेबिट, यानी कि पैसा आया तो डेबिट हो गया। ये ओनर, ये पाने वाला है देने वाला है, क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट करा,
पैसा लगाया होगा इसने, इसके पास से पैसा गया होगा, और पाने वाला डेबिट, देने वाला यानी कि CR होगा। तो इसका मतलब क्या एंट्री बनी, डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे, ही पढ़ा था हमने। यानी कि हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नीचे क्या लिखते थे हम, नरेशन फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। डेबिट का पैसा डेबिट में और क्रेडिट का पैसा क्रेडिट में। इस तरीके से 5 कॉलम थे ना, और यहाँ पे डेट लिख देंगे, ये 5 कॉलम बनते थे। ये क्या बन गई, जर्नल एंट्री। देखिए हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जर्नल एंट्री करना सिखाएं हम आपको, क्योंकि सीधी सी बात है, हमें पेपर में जर्नल एंट्री तो करनी नहीं। देखिए नरेशन आप बना पाओ या ना बनाओ, इससे कोई दिक्कत क्योंकि पेपर में कौन सा नरेशन लिख के दिखानी है, हमारा काम नरेशन लिखने का नहीं है वहाँ पे। बस हमारा काम क्या है, आपको जर्नल एंट्री बनानी नहीं है, मेन बात है पहचानना भी तो पड़ेगा कि क्या करना है। तो पेपर में जब क्वेश्चन मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन मिलता ही है मैं ज्यादातर जर्नल एंट्री का, तो जर्नल एंट्री आपको क्या है मेन काम, पहचाने, और पहचानोगे कब, जब बनानी आती होगी। दूसरा कारण, अगर जर्नल एंट्री आपको आती होंगी सही से, तो एक चैप्टर है अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उस चैप्टर से भी क्वेश्चन मिलता है हमें। उसमें यही बताया जाता है कि कोई ना कोई गलती हुई होगी, उस गलती को कैसे ठीक करा जाए। तो गलती हुई है या नहीं हुई पहले पहचानोगे, तो तभी जब आपको आती हो एंट्री। अगर एंट्री हमें ही ना आती हो तो हम पहचानेंगे कैसे गलती क्या हुई है, और फिर उसे ठीक करने का तरीका आना चाहिए। तो क्या आना जरूरी है आपके पास, जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए। तो आपका काम जर्नल एंट्री प्रैक्टिस करना है बार बार। जितनी जर्नल एंट्री प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्या होगा, भविष्य में जितने खाते पढ़ोगे, अकाउंट्स पढ़ोगे, या कोई जर्नल एंट्री पढ़ोगे, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फिर वो पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, मतलब सब में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, जर्नल एंट्री की। इवन खाते बनाते टाइम भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जर्नल एंट्री की। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, बिजनेस शुरू करा 5,000 रुपये, इसमें क्रेडिट कौन सा खाता होगा, तो ना तो सीधा क्रेडिट की बात करी, कोई जर्नल एंट्री तो नहीं पूछ रहा, बट देखा जाए तो इनडायरेक्टली जर्नल एंट्री की बात करी है कि क्रेडिट में क्या आएगा, पहले एंट्री बनानी आनी चाहिए। एंट्री ये बनी तो क्रेडिट में क्या रहा है, कैपिटल, तो पहचान लो, आंसर बता दो, कैपिटल। ये चीज़ आपको यानी कि जर्नल एंट्री आपको आनी जरूरी है। तो इनसे लगातार आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस कर करके देखनी है जर्नल एंट्री की। अब ये जर्नल एंट्री कैसी है, सिंपल, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। होता क्या है कभी कभार, अब इस थोड़े से आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। देखिए कभी कभार होता ये है कि जब भी कोई लेन देन करते हैं हम, तो कई बार सेम डेट पर, एक ही तारीख पर, एक जैसे नेचर वाले कई सारे लेन देन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सैलरी दी, मैंने वेजेस दी, मैंने कमीशन दिया, मैंने इंटरेस्ट दिया, सेम डेट पर। तो अगर आप ध्यान से देखें, सेम डेट है, सबका नेचर एक है, सब में पैसा जा ही रहा है, और चारों के चारों क्या है, मेरे लिए खर्चे, यानी कि सारी चीज एक जैसी तो है, चारों खर्चे भी हैं, सब में पैसा जा भी रहा है, और सबका नेचर क्या है, सेम, और सेम डेट पर अगर हो रहा है, तो बेटर है उन अलग अलग ना करके क्या कर दे, एक ही साथ कर दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया, पहला है वेजिस पेड 2,000 रुपये, एक है सैलरी पेड 500 रुपये, एक है कमीशन पेड 100 रुपये। सबके सब में क्या है, पैसे जा रहा है। पहले तो ये बताओ क्या क्या प्रभावित होगा इससे, इसमें कौन कौन सी 2 चीज प्रभावित हो रही हैं। पैसा जा रहा है तो एक तो कैश की बात हो रही है, दूसरा आपने कोई सर्विस ली होगी और उसके बदले में आपने क्या दिया, वेजिस, तो इसका मतलब दूसरी चीज क्या है, वेजिस। इसकी बात करें, यहां लिखा है सैलरी पेड टू विजय, आपने सैलरी पेड करी है चलिए विजय को, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, और किस चीज का जा रहा है, देखिए जा तो विजय को रहा है, बट मुझे विजय से मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे किससे मतलब है, सैलरी से। हम तो सैलरी दे रहे हैं ना, दे दी ना, बात खत्म। अगर मैं विजय को सैलरी ना दे पाता,
तो मैं लिखता विजय को, लेकिन जब मैं विजय को कैश में दे रहा हूं तो विजय से मुझे कोई संबंध ही नहीं है, मुझे सीधा मतलब बस खर्चा हुआ है, मैंने उससे काम लिया। तो इसका मतलब दूसरी चीज क्या है, सैलरी। इसमें क्या है, सेम, इसमें भी कैश जा रहा है, इसमें भी कमीशन हो रहा है, सबकी सब चीजें सेम। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है, संपत्ति यानी कि कौन सा अकाउंट है, रियल। सब में हमें पता है कैश रियल अकाउंट है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है। वेजिस या तो दिया होगा तो खर्चा, मिला होगा तो इनकम, दोनों ही केस में क्या होता है, नॉमिनल। बताया था ये नॉमिनल है पूरा, ये भी नॉमिनल। सैलरी दी, ये भी खर्चा, ये भी नॉमिनल। कमीशन दिया, ये भी खर्चा, ये भी नॉमिनल। यही तो था नियम। क्या पढ़ा था हमने, रियल अकाउंट का नियम क्या पढ़ा हमने, संपत्ति आई तो डेबिट, गई तो, इसमें संपत्ति आई है गई है, अपना वेजेस पेड करा, अपना सैलरी पेड करा, अपना कमीशन पेड करा, तीनों केस में पैसा गया, कैश गया, संपत्ति गई, संपत्ति गई तो क्या लिखूंगा, क्रेडिट में, यानी कि नीचे कमीशन आएगा, वो कैश आएगा, टू कैश। इसमें भी टू में क्या आएगा, कैश आएगा, इसमें भी टू में क्या आएगा, कैश आएगा। कितने रुपए गए यहाँ पे, 5, कितना गया यहाँ पे, 2000 रुपये गया। यहाँ पर कितना गया, 500, और यहाँ पर कितना गया। वेजिस क्या है, एक नॉमिनल का नियम क्या था, खर्चे सारे डेबिट, इनकम सारी, तो ये वेजिस खर्चा है, इनकम है, तो डेबिट में होगा, यानी कि वेजिस अकाउंट, वेजिस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, हो गई एंट्री सारी। अब जरा ध्यान से देखो, सबकी सब एक ही चीज है, सेम डेट पर है, सबके क्रेडिट में क्या है, कैश है, डेबिट तो अलग अलग है। मैं चाहूँ तो इन्हें कंबाइंड भी कर सकता हूँ, एक बनाकर लिख सकता हूँ इसको मैं। एक काम हो सकता है, हम क्या करें, देखो वेजेस डेबिट में है तो वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी डेबिट में है, सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन डेबिट में है, कमीशन अकाउंट डेबिट, हो गया। और टू में क्या है, अब 3 बार कैश थोड़ी ना लिखूंगा मैं, तीनों को इकट्ठा लिख देंगे। तो वेजेस के कितने रुपए थे, 2000 रुपये, तो वेजेस का आगे 2000 रहेगा। सैलरी के कितने रुपए थे, 500, तो 500 ही रहेगा। कैश का कमीशन का कितना था, 100 रुपये, तो 100 रुपये रहेगा। कुल मिलाकर कमीशन आपने कितना दिया, 2000, ये 500, ये 26, कुल मिलाकर आपकी जेब से कितना गया था, 2000 यहाँ गया, 500 यहाँ गया, 100 यहाँ गया, 2600, हो गया एंट्री। तो देखो डेबिट, ऐसे केस में डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा क्या रहना चाहिए, रहेगा बराबर ही हमेशा। तो इस एंट्री को क्या बोलते हैं हम, अब इसे पहचानना सीख लीजिए। जब सेम डेट पर सेम नेचर के लेन देन होते तो हम चाहे तो एक साथ कर सकते हैं ठीक। दूसरी चीज पहचानने की बात यह, साधारण से शब्दों में कहूं तो, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट हो वो क्या होगा, इसे बोला जाता है मिश्रित लेखा। हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रित लेखा, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री। आई बस में, तो पहचानने पेपर में जब आप ध्यान रखें, अगर पूछने लगे ऑप्शन में देखें, तो मिश्रित लेखा में क्या होता है, जिस खर्चे की बात नहीं, मिश्रित लेखा में मतलब ये होता है कि उसका डेबिट या क्रेडिट या दोनों ही एक से ज्यादा होंगे। ये ऊपर वाली एंट्री थी अभी थोड़ी देर पहले, ये वाली, एक ही डेबिट था और एक ही, तो ये सिंपल है। बट अगर मैं बात करूं इसकी, क्रेडिट में भले ही एक है बट डेबिट पे कितने नाम लिखे हैं, एक से ज्यादा, तो ये क्या बनेगी, कंपाउंड एंट्री। अब जरूर नहीं है कि डेबिट में ही ज्यादा हो सकता है डेबिट में एक हो, क्रेडिट में ज्यादा हो सकता है दोनों में ही ज्यादा ज्यादा हो। समझा क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे विजय से और अजय से, दोनों से क्या मिला, कैश मिला, दोनों ही केस में कैश आया है,
तो आप एक काम कर सकते हो, पैसा आया तो डेबिट, अजय से भी आया, अजय को भी क्रेडिट में लिख दिया, विजय से भी आया तो विजय को भी क्रेडिट में लिख दिया, इससे मिले थे 1000 रुपये, इससे मिले थे 2000 रुपये, कुल मिलाकर कितना मिला 3000 रुपये, हो गई एंट्री। ये भी क्या है, ये भी कंपाउंड है। या क्यों, क्योंकि देखिए क्रेडिट में 2 नाम लिखे हुए हैं। बस कुल मिलाकर बात यह है कि जब सिंगल डेबिट और सिंगल क्रेडिट हो, यानी कि एक ही खाता डेबिट हो और एक ही खाता क्या हुआ हो क्रेडिट हुआ हो, तो होती है सिंपल एंट्री। जब एक से ज़्यादा हो तो क्या बन जाती है मिश्रित एंट्री यानी कंपाउंड एंट्री। कोई दिक्कत? तो डेबिट में भी ज़्यादा हो सकता है, क्रेडिट में भी ज़्यादा हो सकता है, और हो सकता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में क्या हो ज़्यादा हो, तब भी वो क्या रहेगा कंपाउंड। यानी कि उसके डेबिट में 2 से ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं, उसके क्रेडिट में भी 2 से ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं, तब भी वो क्या रहेगा कंपाउंड। कुल मिलाकर पहचान सीधी सी बस इतनी है कि सिंपल में एक डेबिट एक क्रेडिट होगा, अगर एक से ज़्यादा है चाहे डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो चाहे दोनों तरफ ही हो, तो वो क्या बन जाएगी कंपाउंड एंट्री। आई बात समझ आता क्या? देखो ये लिखा कंपाउंड एंट्री क्या होती है, कभी कभी एक ही तिथि में एक ही डेट में 2 या 2 से अधिक लेन देन हो जाते हैं जो प्राय एक ही खाते से संबंधित हुए, एक ही खाते से थे। इनका लेखक को बार बार 2 या अधिक स्थानों पर लिखने की अपेक्षा एक ही स्थान पर लिखना ज्यादा फायदेमंद है। भाई अब जैसे कर ना सैलरी पेड, कमीशन पेड, वेजेस पेड, अब 3 3 बार लिखने से बेटर क्या है एक ही साथ लिख दिया जाए। इससे समय की और श्रम की दोनों की बचत होगी, आपके टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। जब एक ही प्रकार के अनेक लेन देनों को अलग अलग ना लिखकर एक साथ लिख दिया जाए, एक स्थान पर लिख दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं मिश्रित लेखा बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ठीक। जब एक खाता डेबिट हो और अन्य खाते क्या हो क्रेडिट हो, एक खाता क्रेडिट हो अन्य खाते क्या हो डेबिट हो, जब कई संबंध खाते क्रेडिट और कई खाते डेबिट हो, मतलब तीनों की कंडीशन वही बताई ना, या तो डेबिट ज्यादा हो या क्रेडिट ज्यादा हो या दोनों ही ज्यादा हो, तो सब क्या कहलाएंगे कंपाउंड एंट्री। मेन चीज पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि डेबिट खाने का टोटल और क्रेडिट खाने का टोटल क्या रहे बराबर रहे, ये अलग अलग ना हो, जैसे बोलते हैं क्या हम कंपाउंड एंट्री। अब कुछ पूछना इसमें? एक क्वेश्चन लिखा है छोटा सा, क्या लिखा है, बिजनेस कमेंस विद ए कैपिटल 6 लाख रुपीज। अपने 6 लाख रुपए से क्या करा बिजनेस शुरू करा, 4,50,000 रुपये डिपॉजिट करे ने बैंक अकाउंट, 2,30,000 रुपये से प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और 30,000 रुपये क्या करे उसमें कैश इमिडिएटली खर्चा कर दिया। नहीं लिखा है मशीनरी परचेज, अच्छा 2,30,000 की मशीन खरीदी है जिसमें से मैंने तुरंत कितने दिए हैं 30,000 रुपये, बाकी को उधार है। परचेज करा मैंने माल 40,000 रुपये का जिसमें नगद कितने दे दी मैंने, लिखा है पल्ले परचेज गुड्स वर्थ 40,000 रुपीज फॉर कैश एंड 45 ऑन अकाउंट, मतलब 40,000 का नगद और 45,000 का उधार खरीदा। पेड ए चेक 2 लाख रुपीज टू सप्लायर फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इस जिससे मैंने माल प्लांट एंड मशीन खरीदा उसे 2 लाख रुपए का क्या दे दिया मैंने चेक दे दिया। 70,000 रुपये कैश सेल करी जिसकी कीमत कितनी थी 50,000। विड्रॉ करा बाय प्रोपराइटर 35,000 रुपये कैश फॉर पर्सनल यूज, मतलब मालिक ने अपने पर्सनल काम के लिए 35,000 रुपये निकाल लिए। इंश्योरेंस पेड करा मैंने चेक से 2,500 रुपये का, सैलरी मैंने पेड करी 5500 रुपये आउटस्टैंडिंग, लिखा आउटस्टैंडिंग मतलब देना भी बाकी है, और फर्नीचर मैंने 30,000 रुपये का परचेज करा कैश में। ये सब के सब क्या है जनरल एंट्री, अलग 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 करना है। डेट टाइमिंग अलग अलग बता रखा नहीं, जैसे कुछ नहीं तो अलग अलग है तो अलग अलग ही करेंगे हम, जब तक सेम डेट पर ना बताए वो बात है। इनकी जनरल एंट्री आपको करनी पड़ेंगी प्रैक्टिस के तौर पे, मतलब क्या है, जैसे सबसे पहले एंट्री क्या लिखी है, सबसे पहले लिखा मैंने बिजनेस शुरू करा कैपिटल के साथ 6 लाख रुपए, तो पैसा व्यवसाय में आया, आया तो डेबिट में कैश अकाउंट डेबिट, टू किस चीज का आया कैपिटल का, ये तो अभी बताया था समझाया था कैसे करना था।
हो गया 6 लाख रुपए, पहली एंट्री कंप्लीट। हाँ, लिखना हो तो लिखते रहेगा, मिटा देंगे नहीं तो, ठीक है ना, इसको हटा दें। हाँ ये वाली एंट्री एक एक करके लिखते रहेगा, क्योंकि जगह नहीं तो इस तरीके से कर देंगे। कभी आएंगे सबको करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? कह रहा 4,50,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा करें। अब जरा मुझे बताइए यहाँ पे कौन कौन हुआ है प्रभावित। एक तो पैसा गया, और किसके पास गया? बैंक के पास। तो यानी दो लोग हैं, एक तो बैंक और एक क्या है, कैश। हम तो बिजनेस के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, बिजनेस की तरफ से 4,50,000 रुपये जमा करे गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास से पैसा गया और कहाँ गया, बैंक में। बैंक क्या है, एक पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक एक नाम है, और हमने पढ़ा भी था आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति पढ़ा था पर्सनल अकाउंट में। तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसका नाम पर्सनल अकाउंट। ये बैंक के पास पैसा आया गया, आया तो बैंक पाने वाला है, और पाने वाला कहाँ था हमेशा, डेबिट में। तो इसका मतलब एंट्री क्या होगी मेरी, पाने वाला डेबिट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या गया, कैश। और जो संपत्ति जाती है उसे क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो टू में क्या लिखा जाएगा, कैश। तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 4,50,000 रुपये। ये भी एंट्री हो गई, चलिए ठीक है। तो पैसा गया किसके पास, बैंक के पास, डेबिट। हमारे जेब से कैश गया तो क्रेडिट। ठीक। नेक्स्ट क्या है, 2,30,000 रुपये का प्लांट खरीदा, और मैंने कितने रुपए दिए तुरंत, 30,000। तो पहली बात तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास प्लांट मशीन आया, संपत्ति है। हमने पढ़ा था संपत्ति रियल अकाउंट होता है, आया तो डेबिट। इसका मतलब प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट। कितने की है ये, 2,30,000 रुपये हो गया। जिसमें से वो क्या करा है, 30,000 रुपये तुरंत दिए, तो मेरे पास से कैश गया। कैश कौन सा अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। रियल है तो गया तो मतलब क्रेडिट, क्योंकि रियल का नेम क्या आया तो डेबिट, गया तो यहाँ से कैश मेरे पास से गया है, तो कहाँ लिखूंगा मैं, क्रेडिट में। तो टू में कैश कितने रुपए, 30,000 रुपये। लेकिन अभी ध्यान से देखिए, अभी तो दोनों साइड बराबर नहीं हुई। अभी 2,00,000 रुपए का क्या है, उधार। तो 30,000 तो तुरंत दिए, अभी 2,00,000 रुपए क्या बच रहे हैं, उधार। यानी कि उस सप्लायर सप्लायर का नाम, वो हमारा क्या माना जाएगा, क्रेडिटर। और डेटर क्रेडिटर में कौन से अकाउंट बताए थे, पर्सनल। अब वो व्यक्ति पाने वाला है या देने वाला है, जिससे मशीन खरीदी हमने, जिसकी बात हो रही है। नहीं, वो 2,00,000 की बात हो रही है। वो जो 2,00,000 बचे, उसको क्या करूं, हमने तो 30,000 तुरंत दिए, तो उसका नाम तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि पैसा थोड़ी ना लिखा अभी। हमने 30,000 तुरंत दिए वो कैश के नाम से, और जो नहीं दिए वो सप्लायर के नाम से, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रेडिटर। या तो क्रेडिटर या सप्लायर। तो कितने रुपए, 2,00,000 रुपए। यानी कि 2,00,000 रुपए का आ गया ये। सप्लायर कौन है, देने वाला, क्योंकि इसके पास से प्लांटेड मशीन गई, इसलिए। तो 2,00,000 रुपए का उधार है, उसके नाम से दिखा दिया, 30,000 रुपये नगद है वो दिखा दिया, और टोटल मशीन कितने की थी, 2,30,000 की, वो दिखा दिया। अभी दो एंट्री आपने जो पढ़ी थी पहले वाली, वो कौन सी एंट्रियाँ थी, सिंपल। और ये कौन सी है, ये कंपाउंड एंट्री है। मतलब इसमें कंपाउंड भी और सिंपल भी है। कंपाउंड इसलिए क्योंकि इसमें दो बार क्या है, क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंट्री। परचेज करा गुड्स 40,000 रुपए का नगद, और 45,000 का उधार। चलिए, अगर माल खरीदा है तो आया होगा, जब माल आता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, परचेज। माल आता है तो डेबिट में लिखते हैं। हमारे पास माल आया है, तो हमने क्या करा, परचेज अकाउंट डेबिट। टू, नगद खरीदा उधार खरीदा है, नगद भी। और अगर नगद खरीदूंगा तो पैसा जाएगा,
तो इसका मतलब पैसा गया तो क्रेडिट, कैश आएगा क्रेडिट में। और अगर उधार खरीदूंगा तो सप्लायर का नाम, क्योंकि जब उधार खरीदा है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा व्यक्ति का, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे पैसे देने हैं। तो वो पाने वाला है, देने वाला है? अभी नहीं, अभी के लिए बताओ, भविष्य में क्या करेगा वो पता नहीं, अभी के लिए वो व्यक्ति पाने वाला है, देने वाला है? उसके पास से क्या गया? सामान गया, वो पाने वाला नहीं, वो देने वाला है। वो पाने वाला कब होगा? जब उसे कैश दूंगा तब की तब सोचेंगे। अभी के लिए बताओ वो अभी क्या है? अभी उस व्यक्ति ने माल दिया, वो देने वाला, और पर्सनल अकाउंट का नेम क्या था? पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, यानी कि वो सप्लायर का नाम नीचे आएगा। देखिए वो पाने वाला अभी जब होगा जब देखेंगे, अभी के लिए क्या लिखोगे बस आप? सप्लायर। तो सप्लायर का तो कुल मिलाकर मैंने 40,000 का नगद खरीदा, 45,000 का उधार खरीदा, कुल मिलाकर मैंने खरीदा 85 का माल। मेरे पास 85 का माल आया, इसमें 40,000 तुरंत कैश के नाम से, 45,000 उस व्यक्ति के नाम से, क्योंकि वो देने वाला है, उसके पास से सामान गया। ये भी कौन सी एंट्री है? ये भी कंपाउंड एंट्री है। हाँ, ये भी कौन होगा? ये भी कंपाउंड एंट्री है। नेक्स्ट, अब कह रहा है पेड ए चेक 2 लाख रुपए उस सप्लायर को जिससे मैंने प्लांटर मशीन खरीदा था, अभी थोड़ी देर पहले एंट्री करी थी, जिससे 2 लाख रुपए का उधार खरीदा था। किसका नाम लिखा था मैंने उसमें? क्रेडिटर का, यानी सप्लायर का। अब उसे क्या कर रहे हैं हम? 2 लाख रुपए दे रहे हैं। अब बताओ वो व्यक्ति पाने वाला है, देने वाला है? इस समय उसे कुछ मिला है, उसने दिया? उसे पाएगा, कितने मिलेंगे उसे? 2 लाख रुपए। तो वो पाने वाला है। पाने वाला कहाँ था? है डेबिट में। तो सप्लायर या फिर क्रेडिटर, हमने वहां पे सप्लायर क्रेडिटर लिखा था तो क्रेडिटर लिख रहा हूं मैं अभी। तो पाने वाला डेबिट, तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट। और टू, क्या दिया मैंने उसको? मेरे पास से क्या गया? अब यहाँ पे चेक गया। अगर मैं तुरंत कैश देता हूं तो यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं कैश, बट अब कैश तो नहीं दे रहा मैं, हम क्या दे रहे हैं? चेक। चेक नहीं लिखा जाता। वो चेक के पैसे कहाँ से जाएंगे? बैंक से ही तो जाएंगे। तो यहाँ पे देने वाला कौन है? बैंक। तो इसका मतलब देने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक आएगा क्रेडिट में। तो टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए। इससे एक चीज पता चली हो, अगर ध्यान दिया हो, कि जब भी हम चेक दें तो कैश की जगह क्या लिखें? बैंक। रीजन, क्योंकि हमारे पास से कैश नहीं जाएगा, हमारे बैंक में से पैसा जाएगा, यानी कि पैसा कौन देगा अब उसे? बैंक। और बैंक कौन है? पर्सनल अकाउंट। तो देगा तो देने वाला व्यक्ति, और देने वाला हमेशा कहाँ था? क्रेडिट में। आई बस में यहाँ तक ही। ये कैसी एंट्री है? सिंपल एंट्री, क्योंकि इसमें एक ही डेबिट है और एक ही क्रेडिट है। नेक्स्ट, आपने 70,000 का माल कितने में बेचा? 50,000 में। ठीक है जी, आइए। हमारे पास से क्या गया? हमारे पास सामान गया और क्या आया? पैसा आया। पैसा आया तो डेबिट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। टू, माल गया तो हम क्या बोलेंगे? गुड्स। और इसको दिखा क्या सकते हैं हम? सेल। जब माल बेचते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम? सेल बोलते हैं। तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, या सेल अकाउंट। कितने का? अब मैं यहाँ पे 70 दिखाऊं या 50 दिखाऊं? एक्चुअली में दिखाया जाता है पूरा पैसा। कितने रुपए? 70,000 रुपये। अब एक बात ध्यान रखें, उस माल की लागत है 50,000 रुपये। भाई नॉर्मल सी बात है, बिजनेस कर रहे हो तो महंगाई तो बेचोगे सामान। तो 50,000 का माल मैंने कितने में बेचा? 70 में। तो हमें मिला कितना? हमारा प्रॉफिट हुआ 20,000 का। टोटल कितना मिला मुझे? मिलेगा तो पूरा 70,000 ही। हमारे पास कितने रुपए कैश आएगा? तो 70,000 तो मैं दिखाऊंगा यहाँ पर पूरे पूरे। ठीक है जी। सेल कितने का हुआ? माल की जो गुड्स की कीमत है वो कितनी है? वैसे तो नॉर्मली 70,000 ही दिखाऊंगे। अब अगर आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो? सेल लिख रहे हो, तो 70,000 दिखाओ तो तब भी क्या है? सही है। लेकिन कई बार आप चाहो तो एक काम कर सकते हो,
कि भाई 50,000 का माल लिख दो और यहाँ पे टू कैपिटल के नाम से कितना दिखा दो, 20,000 रुपये। तो 50 का माल और 20,000 रुपये कैपिटल में। कैपिटल में क्यों? क्योंकि 20,000 रुपये जो प्रॉफिट होगा उससे मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, टू सेल और टू कैपिटल। बट नॉर्मली सेल में होता यही है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पूरा 70 ही दिखाते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो तभी निकलेगा जब उसमें कैश सेल का माल पूरे दिखाऊंगा मैं। ठीक है, जैसा बताया, चाहे तो एक काम कर सकते हैं, 50,000 रुपये किस में दिखाइए, गुड्स में, और 20,000 रुपये किस में दिखा दीजिए, कैपिटल में। आप कैपिटल जोड़ सकते हो। अगली एंट्री क्या है, आपने विड्रॉ करा मतलब पैसे निकाले, प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब मालिक ने 35,000 रुपये, और किसके लिए निकाले, कैश निकाला अपने पर्सनल काम के लिए। याद हो, जब भी आप पर्सनल काम के लिए पैसा निकालते हो, अगर मालिक पर्सनल काम के लिए पैसा निकालेगा तो पैसा आएगा जाएगा, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस पैसा जाएगा। अगर बिजनेस से पैसा गया तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तो टू कैश, पैसा गया कैश। किस चीज का पैसा गया, उसने पर्सनल काम के लिए पैसा निकाला, और जो पर्सनल काम होता है उसे बोलते हैं आहरण। आहरण मतलब ड्राइंग, और ड्राइंग कहाँ आता है, डेबिट में। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग वाला आहरण, आहरण हमेशा डेबिट में आता है। आप चाहो तो ड्राइंग की जगह कैपिटल भी लिख सकते हो, क्योंकि पैसा आपकी कैपिटल से ही कटेगा। तो वैसे लिखा जाता है ड्राइंग ही जाता है, याद रखेंगे। 35,000 रुपये आ गए। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली एंट्री क्या है, इंश्योरेंस पेड करा। इंश्योरेंस दे रहा हूं तो मेरा खर्चा हो रहा है, और खर्चा हमेशा कहाँ आता है, डेबिट में। तो खर्चा डेबिट में, यानी कि आप क्या कहोगे, आप कहेंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या गया आपके पास से, हमने पेमेंट चेक से करी है। अगर नगद देता तो कैश लिख देता, चेक दिया तो वही बताया था, चेक जब भी दें तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से। तो देने वाला कौन है, बैंक। तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखेंगे, तो टू बैंक अकाउंट। और कितने रुपए दिखा देंगे, 2500 रुपये, 2500 दिखा दीजिएगा। हो गया। अगली एंट्री क्या है, सैलरी है 5500 की, वो भी आउटस्टैंडिंग, यानी कि अभी देनी बाकी है। देखिए सैलरी एक खर्चा है, अगर खर्चा है तो कहाँ आएगा, डेबिट में। तो आप कहेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू, इस एंट्री को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड वाली एंट्री पूछ लेता कई बार वो। खर्चा है, सैलरी एक खर्चा है और देना बाकी है, तो यानी कि हो तो चुका ही है। और जब खर्चा होता है तो कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। अब क्रेडिट में आप पैसे दे रहे हैं, अभी तो देना, आउटस्टैंडिंग वाले देना बाकी है, तो मेरी क्या बन गई वो, लायबिलिटी। तो क्या करेंगे, लायबिलिटी में उसके कैश की जगह उस आउटस्टैंडिंग का नाम लिख देंगे, क्योंकि जब जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं उसको, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट ही करते हैं हम। और वैसे भी आउटस्टैंडिंग कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, ये पढ़ाया था याद होगा। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, चारों के चारों कौन से अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ऐसे केस में जब सैलरी खर्चा है तो डेबिट में लिखोगे लिखोगे, अगर आउटस्टैंडिंग है तो नीचे आउटस्टैंडिंग का नाम दिखा देंगे। तो आप कहेंगे आउट स्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कितने रुपए, 5,500 रुपये। आउटस्टैंडिंग हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट में, क्योंकि हमारी क्या है, एक लायबिलिटी, आज नहीं तो कल देना है। प्रीपेड होता मतलब एक्स्ट्रा दे दिए होते तो उल्टा कर देते, प्रीपेड ऊपर चला जाता सैलरी, क्योंकि उस समय सैलरी बढ़ती नहीं घट जाती, क्योंकि वो सैलरी इस साल की तो है नहीं, तो खर्चा कम करना होगा, आपने ज़्यादा लिख दिया तो कम करते हैं, तो खर्चा कहाँ आता है, क्रेडिट में। लास्ट एंट्री क्या है, फर्नीचर परचेज करा, वो भी कैश में। तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आया। फर्नीचर की रियल संपत्ति है, रियल अकाउंट, और रियल का नेम क्या होता है, पाया तो डेबिट, तो इसका मतलब फर्नीचर तो आएगा डेबिट में। तो अपने का फर्नीचर
अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कैश, सीधा सीधा कैश गया तो टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट कितने रुपए वो लिख दीजिएगा, कितने रुपए, 30,000 रुपये लिख दीजिएगा, बात खत्म। ये थी जनरल एंट्री। तो ऐसे करके क्या करें, लगातार आपके पास जो भी बुक हो उसमें जो भी क्वेश्चन हो उन्हें लगातार प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिएगा एग्जाम्पल करने की। एग्जाम्पल करने का फायदा है कि बाद में आप चेक भी कर पाओगे सही हुआ या, क्वेश्चन करोगे तो करने के बाद पता कैसे चलेगी कि सही करा है गलत करा है। तो बेटर है एग्जाम्पल उठाइए, सोल्व करिए और बाद में चेक करिए कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये है सारी एंट्री हमारी। हाँ कुछ कठिन है, वही थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। एक देखिए पेपर में अगर पूछ लिया जाए माल खाते का विभाजन यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। देखिए गुड्स से आप, मैंने भी थोड़ा आप याद है अभी मैंने जो करा था, मैंने गुड्स और सेल दोनों एक साथ लिखे थे। हमने कहा था आप चाहो तो गुड लिख दो, चाहो तो सेल लिख दो। होता क्या है कि नॉर्मली अगर आपने माल आया तो गुड्स, गया तो गुड्स, आप हर बार क्या लिख रहे हो, सिर्फ गुड्स, ना परचेज ना सेल, आप वो सब इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको कौन सा खाता खोलना पड़ेगा, गुड्स, गुड्स अकाउंट खोलना पड़ेगा। आप चाहें तो गुड्स अकाउंट खोलने के बजाय उसको क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो, अलग अलग भागों में तोड़ भी सकते हो। सिंपल जैसे कि माल आ रहा है, खरीद रहा हूं तो परचेज, बेच रहा हूं तो सेल, जो बेचा वो वापसी आ जाए तो सेल रिटर्न, जो मैंने खरीदा मैं वापसी कर दूं तो परचेज रिटर्न। यानी कि आप चाहते हो इसे टुकड़ों में तोड़ सकते हो। वही इसमें बताया हुआ है कि कितने हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। देखो इन्होंने बता भी रखा है। अभी तक हमने माल खरीदा तो माल को डेबिट करा, भाई खरीदा तो डेबिट कर दिया, बेचा तो क्रेडिट कर दिया। इससे ये नहीं पता चलेगा कि कितना माल खरीदा और कितना माल, सोचो जब बार बार आप गुड्स लिख रहे हो, डेबिट में गुड्स क्रेडिट में गुड्स, माल वापसी आया तो भी गुड्स, माल वापसी गया तो भी गुड्स, तो पता कैसे करोगे खरीदा है बेचा है। और गुड्स अकाउंट बना लोगे तो उसमें तो डेबिट और क्रेडिट में दोनों के साथ लिखोगे, घटा घुटू को जो बैलेंस आएगा वो हो जाएगा। बट उस बैलेंस से आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस साल खरीदा कितना और बेचा। तो ऐसे केस में पता करने के लिए बेटर क्या है, इसे विभाजन कर दी, बांट दीजिए। माल खरीदो तो डेबिट कर दो, मतलब परचेज को डेबिट कर दो, माल बेचो तो क्रेडिट कर दो सेल को, खरीदो माल वापसी आ जाए, देखा खरीदो माल लौटाते, मतलब मैंने कोई खरीदा माल वो लौटा रहा हूं, तो जो मैंने परचेज करा था वापसी कर रहा हूं तो परचेज रिटर्न लिख दो, खरीदा था तो डेबिट करा था तो वापसी करोगे तो क्रेडिट कर दो, बेचा हुआ माल वापसी लौटाया किसी ने, मान लो मैंने किसको बेचा उन्होंने वापसी कर दिया, जब मैंने सेल करा था मैंने क्रेडिट करा था, अब सेल रिटर्न हो रही है तो उसे डेबिट कर दो। यानी कि माल आया तो परचेज डेबिट में, माल बेचा तो सेल क्रेडिट में, मैंने माल खरीदा तो मैंने वापसी कर दिया तो परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट में वापसी करूंगा तो कहाँ आएगा क्रेडिट में, सेल रिटर्न, किसी ने मुझे माल वापसी कर दिया तो मेरे पास तो माल आया तो डेबिट में। ये है माल खाते का विभाजन। पेपर में अगर पूछे कैसे कैसे विभाजन होगा तो 4 हिस्सों में विभाजन कर देंगे आप। ठीक है, और साफ साफ क्या लिखा है, जब माल खाते का विभाजन कर दो यानी कि गुड्स अकाउंट का अगर आपने विभाजन कर दिया है तो फिर अलग से गुड्स अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक हमारा
ये कुछ एंट्री है स्पेशल, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे और कई बार पूछ लेता है इनमें से हमारे क्वेश्चन में। सबसे पहली एंट्री क्या है? माल का हरण, मतलब ड्राइंग ऑफ गुड्स। अभी भी आपने एक एंट्री पढ़ी थी कि प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला, तो हमने बताया ड्राइंग ऊपर आया था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब ड्राइंग होती है तो डेबिट होती है, क्योंकि क्यों, मालिक पाने वाला है, मालिक ने पैसा निकाला, माल निकाला, तो उसे कुछ मिलेगा, मिलेगा तो डेबिट होगा, तो ड्राइंग अकाउंट टू। अगर वो पैसे निकालता है तो क्या लिखते हो आप? कैश। लेकिन अगर पैसे ना निकाले और क्या निकाले, सामान निकाले, तो उस केस में परचेज लिखा जाता है, ये ध्यान रखना आपको, यहां गलती मत करिएगा बस। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, और पैसे निकालोगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। यही गलती हम ज्यादातर कर देते हैं। तो कैश, हाँ, तो ड्राइंग तो दिखाया मैंने। तो हमने गुड्स का क्लासिफिकेशन कर दिया ना, तो गुड्स को परचेज अलग कर दिया, सेल अलग कर दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया ना उसको हमने। क्योंकि एक बात सोचिए, आपने माल खरीदा 50,000 का, अगर आप उसमें से माल 1,000 रुपये का निकाल लें तो आपकी परचेज कितने की रह जाएगी? सिर्फ 49 की, क्योंकि 1,000 की परचेज तो आपने अपनी पर्सनल ले ली, तो परचेज मैंने क्या कर दी? कम। क्योंकि आप परचेज कहाँ लिखते हो? हमेशा डेबिट में। लेकिन जब आप उसमें से कुछ माल निकाल लेंगे तो इससे आपकी परचेज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि अब व्यवसाय की परचेज 50,000 रहेगा, कितनी रह गई? सिर्फ 49,000। तो इस वैल्यू हमने परचेज को कहाँ ली दिया? क्रेडिट। तो इसी चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बता दें, ना गुड्स लिखिएगा ना ट्रेडिंग लिखिएगा, सीधा क्या लिखना है? परचेज। यानी कि साधारण सी बात क्या है, जब जब व्यापार से माल कम होगा, सेल करने के अलावा, मतलब सेल को छोड़कर, अगर किसी और कंडीशन में माल क्या हुआ है? कम हुआ है, तो हर बार नीचे क्या लिखोगे आप? परचेज। कम कैसे हो सकता है? हो सकता है आपने दान में दे दिया हो सकता है आपने पर्सनल यूज के निकाल लिया हो सकता है माल चोरी हो गया हो सकता है माल में आग लग गई हो। इट मीन्स कुछ भी कम हुआ हो माल में, बस सेल को छोड़कर, तो हमेशा नीचे क्या लिखना है? परचेज। बस ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे क्या करा आपने? आहरण करा, तो नीचे परचेज आ गया, ऊपर ड्राइंग लिख दिया। अगला केस क्या है? माल दान में दिया, अब भी वही बात है, तो नीचे अब भी क्या आएगा? परचेज, और ऊपर क्या आएगा? चैरिटी। अगर माल का आपने क्या कर दिया? विज्ञापन कर दिया, सैंपल के तौर पर बांट दिया, देखा ना, सैंपल के तौर पर बांट दिया। अगर सैंपल में बांटोगे तो विज्ञापन कहलाता है, तो माल अब भी नीचे आएगा, परचेज अब भी नीचे आएगा, लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा? एडवर्टाइजमेंट आ गया, विज्ञापन आ गया। अगर माल क्या हो जाए? चोरी हो जाए, आग से नष्ट हो जाए, तो अब भी नीचे क्या आएगा? परचेज आएगा। चोरी हो गया है तो लॉस बाय थेफ्ट, जल गया है तो लॉस बाय फायर, भाई आग चला तो लॉस बाय फायर, चोरी हो तो लॉस बाय थेफ्ट, कोई दिक्कत? संपूर्ण भुगतान में कम राशि प्राप्त होना, ये हमने पढ़ा भी था। अगर आपको संपूर्ण भुगतान मतलब पूरे पेमेंट के बजाय थोड़ी पेमेंट मिले, कुछ कैसे पैसे कट जाए, कटौती हो जाए, तो क्या बोलते हैं उसको? डिस्काउंट। तो पहली बात तो पैसा अगर मिल रहा है तो कैश डेबिट में, और उस देने वाले का नाम क्रेडिट में। अब डिस्काउंट दोगे या लोगे? अगर पैसा मिल रहा है तो डिस्काउंट हम देंगे या लेंगे? अगर पैसा हमें मिल रहा है तो डिस्काउंट मैं लूंगा या दूंगा? हमें अगर पैसा मिलेगा तो डिस्काउंट तो हम दे रहे होंगे। दुकान में जाकर अगर किसी को पैसे दे रहे हो तो डिस्काउंट आप दोगे या वो देगा? किस केस में? मिलने के केस में, देने के केस में? पैसा मिलता है तो डिस्काउंट हम देते हैं, और पैसा हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट हम लेते हैं। इस केस में पैसा मिला आपको कैश डेबिट में, राम ने दिया नीचे क्रेडिट में, डिस्काउंट मैंने दी होगी, और डिस्काउंट मैंने दी होगी तो क्या होगा? खर्चा, और खर्चा हमेशा कहाँ आता है? डेबिट में, तो डिस्काउंट भी कहाँ आएगा? डेबिट में। और वैसे भी ध्यान रखें एक बात का, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही आती है। अगर कैश डेबिट में तो डिस्काउंट भी कहाँ आएगी? और कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगी, जैसे ये रहा। इस केस में पैसा आपको क्या हुआ है? आपने दिया है, मैंने हरी को पैसा दिया, तो हरी पाने वाला डेबिट में, कैश मेरे पास से गया क्रेडिट में, और डिस्काउंट मुझे मिली अब की बार तो मेरी इनकम, और इनकम भी कहाँ थी? हमेशा क्रेडिट में। ठीक है, ये कुछ एंट्री हो गई हमारी।
नेक्स्ट क्या है? अप्राप्य ऋण। अप्राप्य ऋण मतलब क्या होता है? पैसा डूब गया। फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। नुकसान हमेशा कहाँ आता है? डेबिट में। तो इसका मतलब बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? अब देखो ना, राम का नाम नीचे लिखा है, बैड डेब्ट्स ऊपर लिखा है, कैश भी ऊपर लिखा है। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। मान लो वो कह रहा है कि राम के ऊपर 5,000 रुपए थे, उन्होंने मुझे 4,000 दिए, और 1,000 रुपये देने को क्या कर दिया? मना कर दिया। तो यार डिस्काउंट मानी जाएगी कोई? ये तो पैसा डूबा हुआ माना जाएगा। तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि भाई राम का बैलेंस कितना है? 5,000, जिसमें से कैश मुझे कितना मिला? 1,000 रुपये क्या हो गया? डूब गया। तो वो कैश बैड डेब्ट्स के नाम से आ जाता है, क्योंकि पैसा आया डेबिट में, देने वाला क्रेडिट में, और बैड डेब्ट्स मेरे क्या है? एक नुकसान। और नुकसान हमेशा कहाँ आता है? डेबिट में। लॉस और नुकसान हमेशा कहाँ आते हैं? लॉस हुआ और एक्सपेंस हुआ डेबिट में आता है, और फायदा कहाँ आता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भविष्य में ये 1,000 रुपये जो डूब गए थे मेरे, अगर वो मुझे क्या दे दे? वापसी दे दे। मान लीजिए महीने, 2 महीने, 4 महीने, तो उसको मन बदल जाए और वापसी दे दे, तो पैसा आएगा। तो कैश कहाँ जाएगा आप? डेबिट में। और ये फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हो गया, पैसा वापसी आ गया। तो जो बैड डेब्ट्स हुआ था वो क्या हो गया? रिकवर हो गया। तो बैड डेब्ट से रिकवर कहाँ गया? नीचे। रिकवर मतलब होता है वापसी आना। तो बैड डेब्ट्स हो तो डेबिट में, और वापसी मिल जाए तो क्रेडिट में, क्योंकि मिल गया तो इनकम हो गई, फायदा हो गया, और डूब गया तो नुकसान हो गया। आई बात? ये कुछ एग्जांपल, इसके मतलब कुछ वो दे रखे क्वेश्चन, इन्हें प्रैक्टिस करिएगा, करने की कोशिश करिएगा इनको सबको, ठीक है ना? ये कैसा क्वेश्चन है? ये इसलिए दिखाया गया है ताकि टैक्सेशन की थोड़ी सी पता चले आपको कि अगर टैक्स से संबंधित कोई एंट्री है तो कैसे करना है। चलिए बात करते हैं। पहली एंट्री क्या है? शोभित बोट गुड्स 1,00,000 रुपए ऑन क्रेडिट। यानी कि क्या लिखा है इसका मतलब? कि भैया शोभित ने माल खरीदा 1,00,000 रुपए का, वो भी कैसा? उधार। और ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि सीजीएसटी कितना लगेगा? 5%। एसजीएसटी कितना लगेगा? 5%। ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है पता है? जीएसटी का नाम सुना है सबने? जीएसटी के कितने भाग करे हुए हैं? 3। अगर पेपर में पूछे कि जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, एक आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का, और आईजीएसटी मतलब इंटर स्टेट, मतलब 2 स्टेट के बीच का मैटर। जब भी आप एक से एक स्टेट के अंदर रहकर माल बेचते हो, खरीदते हो, तो गवर्नमेंट क्या लेती है आपसे? जीएसटी। 2 तरीकों से, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी कि जब आप एक स्टेट के अंदर माल खरीदोगे, बेचोगे, तो उसमें से आधा टैक्स किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आधा किसको मिलेगा? उस स्टेट को। लेकिन अगर आप क्या करें, एक स्टेट का बंदा दूसरी स्टेट से खरीदे, तो यहां पे दोनों का मिलाकर क्या बन जाता है? आईजीएसटी। अलग अलग स्टेट होगी तो आईजीएसटी होता है। अब वो आईजीएसटी को क्या करेंगे? वो सरकार बांटेगी 2 हिस्सों में। सेंट्रल अपना रख लेगी, और स्टेट का पैसा स्टेट को दे देगी। ठीक है? तो इसमें तो बस सीजीएसटी एसजीएसटी की बात हो रही है। तो आपने एक बात बताओ, शोभित ने कितने का माल खरीदा है? 1,00,000 का। माल खरीदूंगे तो एंट्री का होती है? अब ये था माल खरीदूंगा तो माल आएगा, और खरीदते टाइम बोलते हैं परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट। नगद खरीदूंगा तो कैश जाएगा टू कैश, बट ये तो उधार है, तो टू के नाम में क्या जाएगा? शोभित। तो क्योंकि शोभित कौन है? देने वाला। भाई लिखा ना शोभित बोट गुड्स। एक मिनट, शोभित ने तो खरीदा है यहाँ पे, तो जिससे खरीदा होगा उसका नाम लिख देंगे, नहीं दे रखा तो सप्लायर का नाम लिख दो। ये तो है सिंपल एंट्री। लेकिन अब बात आती है किसकी? टैक्स की। टैक्स भी तो लगा होगा, क्योंकि जब 1,00,000 का माल है तो 5% सीजीएसटी, 5% एसजीएसटी, यानी कि 5,000 रुपए का सीजीएसटी और 5,000 रुपए का एसजीएसटी। अब जरा ये बताओ, ये टैक्स कहाँ आएगा? टैक्स जुड़ता है हमेशा। तो 1,00,000 का माल 5,000, ये 5,000 ये माल कितने को जाएगा? 1,10,000 का। तो परचेज तो 1,00,000 की रहेगी। 5,000 रुपये किसके नाम से दिखाए जाएंगे? सीजीएसटी के नाम से। 5,000 किसके नाम से दिखाएंगे? और सप्लायर के नाम पर टोटल कितना दिखाया जाएगा? 1,10,000, क्योंकि पूरा पैसा सप्लायर को देना पड़ेगा। आप खुद सोचो, आप दुकान में सामान खरीदने जाते हो, दुकानदार कई बार आपको सामान 10 का माल 11 में बेचता है, 1 रुपये का क्या बताता है वो? टैक्स, जीएसटी। तो सामान की कीमत कितनी है? 10 रुपये।
तो सामान तो परचेज तो 10 रुपए का ही दिखाया जाता है। 1 रुपया किसके नाम से दिखाया जाता है? जीएसटी के नाम से। टोटल वो आपसे कितने रुपए लेता है? 11 रुपए। तो आपके नाम से तो 11 दिखाएगा ना वो। इसका मतलब एंट्री होगी ये। परचेज कितने की है? 1 लाख की रहेगी परचेज। तो सीजीएसटी कितना दिखाऊंगा? 5,000। एसजीएसटी कितना दिखाऊंगा? 5,000। टोटल क्रेडिटर के नाम से कितना दिखाऊंगा? 1,10,000। क्योंकि बात देखो, शोभित ने माल खरीदा 1 लाख का, जिसपे 10 रुपए क्या है? टैक्स। तो शोभित उसे कितने रुपए देगा? 1 लाख माल के और 10,000 रुपए टैक्स के। शोभित उसे देगा 1,10,000। यानी क्रेडिटर को कितने रुपए देना होगा? 1,10,000। इसीलिए हमें क्रेडिटर के नाम से 1,10,000 रुपए दिखाए गए हैं। अब है बस में। और एक चीज ध्यान रखिएगा टैक्स में, अगर आप टैक्स देते हो, देखिए बिजनेसमैन आप लोग तो जीएसटी दे के आते हो, उसका कोई फायदा मिलता है आपको? लेकिन बिजनेस में क्या होता है, जब हम टैक्स देते हैं, खरीदते टाइम टैक्स देते हैं, तो बेचते टाइम टैक्स लेते हैं। मान लो मैं दुकानदार हूं, तो जहां से मैं खरीद के लाऊंगा वो मुझसे जीएसटी लेगा। जब मैं आगे माल बेचूंगा तो मैं उससे जीएसटी लूंगा। यानी कि एक केस में मैंने जीएसटी दिया और एक केस में मैंने जीएसटी लिया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आपने जितना जीएसटी दिया है ठीक है, आपने जितना जीएसटी लिया है वो ठीक है, दोनों को काट कूट के पैसा दे दो। मतलब मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, वो बिजनेस मैंने सामान अपने लिए तो खरीदा नहीं, वो सामान तो मैं क्या करूंगा? आगे बेचूंगा। तो मैंने वो 1 लाख का माल फॉर एग्जाम्पल आपसे खरीदा। अगर मैं 1 लाख का माल आपसे खरीदता हूं और उसमें 5,000 रुपये टैक्स देता हूं, तो मुझे कितने रुपए देने पड़े? 1,05,000। यानी कि 5,000 मैंने किस चीज का दिया? टैक्स का। मेरी जेब से 5,000 रुपये टैक्स चला गया। क्या वो माल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ? तो 5,000 रुपये मेरा तो नुकसान होना नहीं चाहिए। अब वो माल मैं क्या करूंगा? अब वो माल मैं 1,05,000 की जगह, 1 लाख का माल है, 5,000 टैक्स है, 1 लाख का माल में 1 लाख में तो बेचूंगा नहीं, प्रॉफिट लेके बेचूंगा। मान लो वो 1 लाख का माल मैंने 1,10,000 में बेच दिया। तो अब मैं क्या करूंगा? अब जिसको मैंने बेचा होगा उससे 1,10,000 पर टैक्स लूंगा मैं। अब मान लो उससे मैंने कितना लिया? 6,000 रुपये। तो मैंने टैक्स कितना लिया? 6,000। मैंने उस बंदे को टैक्स कितना दिया? 5,000। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ऐसा करो, 6 तुमने टैक्स लिया है, वो टैक्स का पैसा सरकार का है या उस व्यक्ति का है? टैक्स का पैसा हमेशा किसको जाता है? सरकार को। सरकार मुझसे कितना टैक्स लेगी अब? 6,000, 5,000 या कितना? आपने टैक्स का कितना लिया है? 6,000। उसने टैक्स का कितना दिया? 5,000। मतलब 1,000 रुपये आप खा जाओगे बीच में। टैक्स का एक एक रुपया किसको मिलना चाहिए? सरकार को। सरकार ये कह रही है ऐसा करो, जो 6,000 टैक्स लिया है वहां से, वो 5,000 टैक्स जो आपने दिया उसे काट दो। व्यापारी से क्या कह रही है कि आपने 5,000 रुपये दिए और टैक्स के लिए कितने? 6,000। तो 6,000 में से 5,000 तो आप दे ही चुके हो पहले ही। कितना बचा अब आपके पास? वो 1,000 रुपये मुझे दे दो, मेरे खाते में जमा कर दो। मतलब टैक्स तो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब मैंने जो माल 1,10,000 का बेचा था, मैंने वो माल 1,10,000 का नहीं बेचा, मैंने माल बेचा 1,16,000 का। 1,10,000 क्यों? माल का। और 6,000 रुपये किस चीज का था? टैक्स का। तो आपको तो 10,000 रुपये प्रॉफिट मिल गया ना अपना। वो 6,000 तो किसको मिलना चाहिए? गवर्नमेंट को। बट 6,000 में से 5,000 तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ उस बंदे को, तो मैं तो अब 1,000 रुपये बचा मेरा। तो गवर्नमेंट को मैं कितना दूंगा? 1,000 रुपये। अब गवर्नमेंट ये कहेगी कि भाई बाकी के 5,000 कहाँ जाएंगे, क्योंकि टैक्स तो 6,000 बना था टोटल। कोई दिक्कत नहीं, 1,000 तो मैंने दे दिए। वो 5,000 जो मैंने उस बंदे को दिए थे वो किसको देगा? गवर्नमेंट को। मतलब गवर्नमेंट के पास पूरा पूछेगा टैक्स। 5 वो बंदा देगा जिसको मैंने दिया था और 1,000 रुपये मैं दे दूंगा। मतलब गवर्नमेंट को पूरा टैक्स बना 6,000 मिल गया। तो याद रहे बिजनेस में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, टैक्स देता भी और टैक्स लेता भी, और काट कूट के गवर्नमेंट को बचा हुआ पैसा दे देता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर टैक्स के 2 नाम रखे गए हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट टैक्स मतलब होता है जो मैंने दिया उसका मैं फायदा लूंगा अब, और इन आउटपुट मतलब होता है जो मैंने टैक्स लोगों से लिया उसको काट कूट के मैं रखूंगा।
कभी बिजनेसमैन से पूछना कि आपकी इनपुट कितनी है, इनपुट टैक्स कितना है। इनपुट टैक्स का मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट को कितना, उस बंदे को कितना टैक्स ऑलरेडी वो दे चुका है। तो गवर्नमेंट इसका आपको क्या देगी, फायदा देगी। जैसे आप 5,000 रुपये मैंने दिए थे, तो वो आपके नाम से 5,000 रुपये क्या हो गए, इनपुट। गवर्नमेंट कह रही है जब आप आउटपुट करोगे, माल भेजोगे कहीं, तो पैसा आएगा, उसमें से इनपुट के पैसे काट लेना और बाकी पैसे मुझे दे देना। आई बस में आप थोड़ा सा है टैक्सेशन की लैंग्वेज, जब हम टैक्स पढ़ेंगे तब ज्यादा बेटर समझ आएगा। अभी के लिए तो बस इस एंट्री के हिसाब से समझिए। सिंपल सी चीज ये देखिए अभी थोड़ी देर के लिए। माल खरीदा, डेबिट। किससे खरीदा, क्रेडिटर से। ये डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, बस थोड़ी सी टेंशन इस बात की है, यही तो है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह, अब एक बात हो जरा, इस वाली लाइन में मुझे बताओ, इस शोभित ने जो माल खरीदा था, इसने टैक्स दिया है, टैक्स लिया है। शोभित ने माल खरीदा तो टैक्स यही देगा, भाई जो खरीदा वही टैक्स देता है, तो इसने टैक्स दिया है। अब इस टैक्स का वो फायदा लेगा या नहीं लेगा, फायदा लेगा। इसकी लायबिलिटी तो नहीं है, इसकी तो एसेट्स बन गई, क्योंकि ये 5,000 रुपये जो भी टैक्स, 10,000 रुपये जो टैक्स बना है, इसका वो फायदा लेगा कब, जब इस माल को बेचेगा। तो इसका मतलब इस चीज का आप फायदा लेंगे, आपकी क्या बन गई है, संपत्ति। इसलिए इसे संपत्ति मान के क्या कर दो, डेबिट में, क्योंकि संपत्ति हमेशा कहाँ आती है, डेबिट में। आई बात यहाँ तक की। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। इनपुट इसलिए लिखा गया क्योंकि ये पैसा आपकी जेब से गया है, इसका फायदा ले लोगे। माल इन हुआ है, इन मतलब आया है, ऐसे केस में इनपुट होता है। अब अगले केस में क्या होगा, अगली एंट्री क्या है, ही सोल्ड देम 1,35,000। देखो इसने यही वाला माल कितने का बेच दिया, अब माल कितने का था, 1,00,000 का बेच दिया, 1,00,000, और वो भी किस में, सेम स्टेट में। सेम स्टेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी नहीं लगेगा। अब बताओ, माल बेचा है तो नीचे क्या आएगा भाई, सेल। जब माल बेचते हैं तो नीचे क्या आता है, सेल। कितने का माल बेचा आपने, 1,35,000 का। क्या आप 1,35,000 का माल 1,35,000 में बेच दोगे, अब वो जो 10% टैक्स बन रहा है वो भी तो लेऊंगा। अब जिसको आप बेच रहे हो आप उससे ले लो टैक्स, कितना परसेंट, 5%। किसका 5, 1,35,000 का। तो इसका 5% 6,750, इसका 5% 6,750। इस केस में लिखा जाता है आउटपुट। आउट मतलब आपने माल बाहर भेजा, मतलब बेचा, और उसमें आपको टैक्स मिला, इसलिए से आउटपुट लिखा। अब जरा मुझे बताओ, ये जो टैक्स इसे मिला है, ये टैक्स इसका है या किसका है। अब जो ऐसा टैक्स का पैसा मिला है लोगों से, ये टैक्स का पैसा अपने पास रखेगा, गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो नहीं रखेंगे। अगर मुझे गवर्नमेंट को देना है तो मेरी एसेट से लायबिलिटी है, अगर मुझे देना है तो लायबिलिटी, और लायबिलिटी में से कहाँ आती है, क्रेडिट में। आई बात ठीक। तो आउटपुट कहाँ दिखा दिया मैंने, नीचे दिखा दिया। अब बताओ तुम डेटर से कितना पैसा लोगे, 1,35,000 लोगे या टैक्स जोड़ के लोगे। तो इसलिए मैंने 1,35,000 में दोनों टैक्स जोड़कर उससे कुल मिलाकर कितना लूंगा मैं, किससे, अपने डेटर से। उधारे से डेटर लिख रहा हूं, अगर नगद बेचा होता तो कैश लिख देता, ठीक है। तो अब यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम वही चीज, ही पेड रेलवे ट्रांसपोर्ट 8,000 रुपये। उसने क्या करा, रेलवे का भाड़ा 8,000 रुपये लगा, तो जब रेलवे का भाड़ा दिया होगा तो टैक्स भी दिया होगा, क्योंकि हर चीज पे क्या लग जाती है, जीएसटी। तो सेम वही चीज फिर से हो गई, क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हुआ, खर्चा है तो कहां था, हमेशा डेबिट में। पैसा गया तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। लेकिन टैक्स तो आपने दिया होगा, अब टैक्स दिया होगा तो आप इसका फायदा लोगे ही, सेम वही चीज फिर से डेबिट में आ जाएगा, इनपुट के नाम से। ये रहा, क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऊपर, बैंक का नाम नीचे, बैंक या कैश का नाम, और इनपुट का नाम कहाँ गया, ऊपर, सेम वही टैक्स का नाम। ट्रांसपोर्टेशन कितनी थी, 8,000, इसका 5% 400 रुपये, इसका 5% 400 रुपये, ठीक। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, आप कितने रुपए देंगे, 8,000 प्लस 800 रुपये, यानी कि 8,800 रुपये आपने दे दिया। तो ये रहा बैंक के नाम से 8,800 रुपये। सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए, जब जब आप टैक्स दे रहे हो तो इसका फायदा आप लोगे।
आपकी एसेट्स बन जाएगी, तो ऊपर दिखाओगे आप इनपुट। जब आप लोगों से टैक्स लोगे तो आपको गवर्नमेंट को देना है, आपकी लायबिलिटी है, वो लिखोगे आउटपुट के नाम से। तो टैक्स मिला तो आउटपुट और दिया तो इनपुट। सेम वही चीज अब देखो, इन्हें कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा होगा, तो खरीदा है तो डेबिट में, पैसा दिया बैंक से गया। अब कंप्यूटर खरीदा तो फिर इन्हें टैक्स दिया होगा, टैक्स इन्हें दिया, फिर फायदा लेगा वो, इनपुट सी जीएसटी एसजीएसटी लग गया। पोस्टल चार्ज, डाक का खर्चा लगा, खर्चा हुआ फिर डेबिट में, पैसा गया क्रेडिट में। सेम वही, हमने खर्चा दिया तो पैसा ब्याज का टैक्स का भी दिया होगा, सेम वही चीज, खर्चा फिर से हो गया। अब गवर्नमेंट, अब फाइनल सारा काम खत्म हो गया। अब देखिए पोस्टल चार्ज हो गया हमारा, सब काम खत्म हो गया। अब एक एंट्री आपको अपने पर तरफ से करनी पड़ेगी। अभी भी थोड़ी देर पहले क्या बात हुई थी याद है? थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी कि भैया जितना टैक्स आपको मिला, जितना टैक्स आपने दिया, काट कूट के अगर टैक्स बन रहा हो तो गवर्नमेंट को जमा कर दो। तो यानी कि अब देखना पड़ेगा मुझे टैक्स ज्यादा मिला या ज्यादा दिया, चेक कर लेते हैं। अब ज्यादा या तो दिया होगा या ज्यादा मिला होगा। अगर मैंने ज्यादा दे दिया है गवर्नमेंट को पहले ही, तो इसका मतलब मुझे और एक्स्ट्रा देने की जरूरत है, उसका मैं फायदा लूंगा बाद में, अगली बार ले लूंगा फायदा। और अगर टैक्स मैंने कम दिया है गवर्नमेंट को, मतलब मेरी जेब से टैक्स कम गया और मैंने ले लिया ज्यादा, तो बचा हुआ पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आइए ये रहा टोटल इनपुट सीजीएसटी। टोटल इनपुट क्यों? कुल मिलाकर आपने लोगों को दिया कितना, देखो ये रहा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, ये सारा जोड़ लो, ये रहा टोटल इनपुट सीजीएसटी कितना है 6000। टोटल इनपुट एसजीएसटी कितना है 6000। टोटल आउटपुट सीजीएसटी कितना है, आउटपुट ये रहा 6750। आउटपुट मतलब क्या था? आउटपुट मतलब था मैंने लोगों से ले रखा है, इनपुट मतलब मैंने लोगों को दे रखा है। तो मैंने लिया कितना लोगों से 6750, जबकि मैंने दिया कितना है सिर्फ अभी तक 6000, यानी कि 750 में मेरे पास ज्यादा आ गए हैं। अगर ज्यादा आ गए तो मुझे गवर्नमेंट को देना है। तो अब इस एंट्री को क्या कर दिया जाता है, रिवर्स। इनपुट अभी तक कहाँ रहा था, डेबिट में, अब एंट्री खत्म कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा वो, क्रेडिट में, ताकि खत्म हो जाए वो एंट्री। तो देखो इनपुट इनपुट दोनों नीचे आ गए, आउटपुट कहाँ था वो नीचे, तो एंट्री खत्म करने के टाइम पे कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि खाता बंद करना है ना। तो आउटपुट आउटपुट कहाँ गया, ऊपर। ऊपर कितना आ गया 6750, 6750, कुल मिला कितना हो गया भाई 6 दिन 12 13,500 रुपये। जेब से कितना गया हुआ है 1200 रुपये, कुल मिलाकर कितना देना है मुझे गवर्नमेंट को 1500 रुपये। तो उसमें से काट के 1500 गवर्नमेंट को दे दीजिए। ये लिखा टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। इलेक्ट्रॉनिक कैश मतलब, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन पैसा कैश में भेज दिया उसको, तो गवर्नमेंट को आपने जमा कर दिया फाइनली। आई बात समझ? तो अपने 1500 रुपये क्या कर दिए, पेमेंट कर दी गवर्नमेंट को। फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया, अब आया थोड़ा समझ, थोड़ा टिपिकल है, जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है। हाँ ये आपको पता होना चाहिए इनपुट और आउटपुट का मतलब। जब हम सामान खरीदते हैं तो टैक्स मेरी जेब से जाता है, उसे बोलते हैं इनपुट। जो टैक्स माल में बेचता हूँ और लोगों से टैक्स लेता हूँ उसे बोलते हैं आउटपुट। और हर एक व्यापारी को इस चीज का क्या मिलता है, फायदा मिलता है। इसका मतलब देखा जाए तो जैसे आपको याद हो टैक्स का एक कहावत है, कहा जाता है कि टैक्स का पैसा जो टैक्स लगता है वो उसका भार किस पर पड़ता है फाइनली, ग्राहक पर, कस्टमर पर। जो अंतिम कंज्यूमर होते हैं हम लोग, उसका भार पड़ता हमारे ऊपर। हमारे ऊपर क्यों पड़ा, देखा नहीं जरा? व्यापारी ने क्या करा, व्यापारी की जेब से टैक्स गया, बट उन्होंने उसने टैक्स ले भी तो लिए लोगों से, उसने उसकी जेब से थोड़ी ना गया। जैसा अभी आपने देखा 6000 उसने टैक्स दिया था, बट 6750 उन्होंने टैक्स ले लिया, तो उसकी जेब से कहाँ गया। मान लो मैं एक व्यापारी हूँ, आप भी व्यापारी हैं, मैंने आपसे सामान खरीदा और आपने मेरे से टैक्स के कितने रुपए ले लिए 6000 रुपये। मैंने ये माल किसको बेच दिया, बाहर ग्राहकों को, और ग्राहकों से कितना ले लिया 6750। तो जो 6000 मेरी जेब से गया था वो तो पूरा हो गया, 750 मैंने किसको बेच दिए, गवर्नमेंट को, मेरी जेब से कुछ गया, पूरा 6750 मैंने यहाँ से लिया था, 6000 पहले दे दिया, 750 गवर्नमेंट को दे दिया, मेरी जेब में तो कुछ नहीं आया, ना आया ना। लेकिन देखा जाए तो टोटल 6750 किसकी जेब से निकल गया, ग्राहक की जेब से, वो थोड़ी ना वापसी लेगा आप किसी से। तुमने 6000 गवर्नमेंट को दिए, तुमने किससे ले लिए थे, मुझसे। मैंने 750 गवर्नमेंट को दिए, मैंने किससे ले लिए, उस बंदे से। देखा जाए तो कुल मिलाकर तुम्हारा भी टैक्स मेरा भी टैक्स जो हमने जो गवर्नमेंट को दिया वो सारा कहां से आया है, उस ग्राहक की जेब से। तो याद रखना टैक्स का पैसा अंततः
किसकी जेब से जाता है? ग्राहक की जेब से। टैक्स जमा तो कौन करता है? व्यापारी, बट लेता वो आपसे लोगों से ही है। तो कभी भी टैक्स का पैसा इनको नहीं पड़ता, व्यापारियों को, वो पड़ता अंतिम ग्राहक को। ठीक है। और कभी अब ध्यान रखें, इनपुट का मतलब इसे याद रखें, जब जब बोले वो इनपुट मेरे पास पड़ा है, इनपुट टैक्स पड़ा है, इसका मतलब कहना चाह रहा है कि उसने टैक्स ज्यादा दे रखा है। अगर इस केस में क्या होता, इस केस में उल्टा होता, उन लोगों से तो लिया 6,000, लेकिन जेब से कितना गया हुआ है उसकी जेब से? 6,750, यानी कि उसकी जेब से कितना फालतू गया हुआ है? तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसे। अगली बार जब माल खरीदेगा और जब माल बेचेगा तो उसमें से काट लेगा वो पैसे। मतलब वो तो अपना पूरा टैक्स काट ही लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। ठीक है भाई। ऐसे कुछ क्वेश्चन यहां पे लिखे हैं टैक्स से रिलेटेड, और उसकी एंट्री आपको ये दे रखी है एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए। ठीक है। इसमें जरा ध्यान से देखो, इसमें इनपुट आईजीएसटी लिखा हुआ है, मतलब इसमें सीजीएसटी आईजीएसटी अलग नहीं लिखा। पहली बात तो इनपुट है, इनपुट मतलब इन्होंने टैक्स दिया होगा, मतलब माल खरीदा होगा टैक्स दिया होगा। देखो इन्होंने माल खरीद रखा है, टैक्स दिया, बट इसमें दो नाम ना लिखा है, सिर्फ एक ही नाम लिखा गया है आईजीएसटी। उसका रीजन क्या होगा? ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अदर स्टेट में माल खरीदा होगा, सेम स्टेट से ना लेकर। जरा पढ़ो क्या लिखा है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुमन ऑफ बिहार। क्या लिखा है? बिहार की है, बट माल खरीदा कहाँ है? बोर्ड गुड्स 3,50,000 फ्रॉम झारखंड, है बिहार की, झारखंड से खरीद रही है। तो इसका मतलब इस केस में सीजीएसटी एडिशनल लगकर आईजीएसटी लगेगा। तरीका बाकी सारा वही है। ठीक भाई। तो इसे प्रैक्टिस करिएगा, एक क्वेश्चन डाल दिया जी हमारे इस प्रैक्टिस के लिए। फाइनली ये चैप्टर क्या हुआ मेरा, खत्म हो गया। इसके साथ आपका क्या है, जनरल एंट्री का हो गई है खत्म। कुछ मैंने करा दी प्रैक्टिस के तौर पे, आप प्रैक्टिस आप करिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए, प्रैक्टिस करिए, ना हो पाए लाकर दिखाइए, क्वेश्चन हम बताएंगे फिर। ठीक है भाई, यहाँ तक। बाकी अब इसके बाद जर्नल हमने पढ़ लिया। हमने स्टार्टिंग में बात बताई थी कि जर्नल को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक तो जनरल एंट्री कर लो या फिर सब्सिडी बुक्स बना लो। आज हमने क्या पढ़ लिया, जर्नल खत्म हो गया। अब हमारा काम क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे सब्सिडी बुक्स। कल सब्सिडी बुक्स शुरू करेंगे। अब देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।